हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपने पहले देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ, कूलॉम्स लॉ, ठीक है, इन सब को हमने कंप्लीट कर लिया, उनके एप्लीकेशंस कर ली, इनके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए। मैंने बहुत अच्छी तरीके से इनके कॉन्सेप्चुअली तरीके से इनके टॉपिक्स को कवर करवाया है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग मैंने समझाने का एक ट्राई किया है, प्रयास किया मैंने कि न्यूमेरिकल से उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा सकूं, ठीक है। और जहां तक अपन जानते भी हैं कि फिजिक्स से न्यूमेरिकल बिना तो जो है क्लियर नहीं होगी, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा न्यूमेरिकल्स बिना तो, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं एस सी वर्मा के कुछ क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज अपन जो है एस सी वर्मा का जो वॉल्यूम सेकंड है, ठीक है, उसका जो 29th चैप्टर जो है, 29th चैप्टर, ठीक है, एस सी वर्मा का 29th चैप्टर जो है, हालांकि चैप्टर का पूरा नाम तो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है, ये तो चैप्टर का पूरा टाइटल है। लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक पोटेंशियल पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो हालांकि शायद इसमें 72 के समथिंग जो है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, और उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के शायद तक 15 क्वेश्चन जो है वो पोटेंशियल के हैं, बाकी जितने भी है वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं। तो मैं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ, जितने भी है इसके न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के वो सब मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ओके, फिर उसके बाद में 30th जो चैप्टर है उसमें गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस है, ठीक है, उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल्स है, फिर अपन उस चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। अगर एक बार अपन जानते, देखो मैंने आपको शायद पहले भी कहा है कि अगर आपको एससी वर्मा के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, आप अगर एससी वर्मा की आप थ्योरी पढ़ते हो, आप जानते हो थ्योरी पढ़ोगे तो कुछ भी आपसे नहीं होने वाला है, ठीक है। आप जीरो लेवल से आकर ऐसे सोचते हो कि मैं नीट की तैयारी करने बैठ जाऊंगा या फिर मैं जेईई मेन की तैयारी करने बैठ जाऊं, और ये टीचर बता देते हैं ये लो एससी वर्मा पढ़ लीजिए, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, खुशी खुशी जोश जोश के अंदर ये एससी वर्मा उठा लाते हैं, और फिर क्या करते हैं, वो थ्योरी पढ़ने लगते हैं। अब वो थ्योरी तो पढ़ ली और उनको इजी भी लगेगी, हाँ ये पढ़ा है हमने, है ना, और इस क्लास में भी पढ़ा है, लेकिन जब उनके क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं तब वो लगते ही नहीं है, वो सोल्व ही नहीं हो पाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है, क्यों होती है कि इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सही तरीके से अगर बंदे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, वो एससी वर्मा तो छोड़िए, वो अपनी 12th क्लास की जो बुक के जो क्वेश्चन है वो भी नहीं सोल्व कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एससी वर्मा हो या किसी भी लेवल की कोई बुक हो, ठीक है, तो क्योंकि एससी वर्मा में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इस बुक में जितनी भी क्वेश्चंस है सब डिफरेंट क्वेश्चन है और सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, इसलिए एससी वर्मा को प्रीफर किया जाता है, ठीक है। हालांकि ये केवल एज ए क्वेश्चंस के लिए, आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, सेल्फ स्टडी बुक बोल सकते हो, सेल्फ क्या बोल सकते हैं, सेल्फ डिसाइडेड बुक आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, जो आपके नॉलेज को बूस्ट करता है, ठीक है। तो ये बुक केवल इसीलिए है। बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो पहले आप उसको थोड़ा ब्रीफली आप रीड करिए, और मैंने इसी वजह से ये 2 चैप्टर लिए, और इन 2 चैप्टर को मैंने शायद 25 इसके लेक्चर लगाए, मैंने वीडियो, है ना, वीडियो अपलोड किए 25 के समथिंग है। हालांकि वो 25 तो कंसीडर मत करिए, वो ऑलमोस्ट जो है 14 या 10 14 या 15 के समथिंग ही वो लेक्चर्स होंगे, क्योंकि आप जानते हो कि एक क्लास जो है लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास तो आप मानकर चलिए, 1.5 घंटे की क्लास तो होती है, ठीक है। तो मैंने आप देखा होगा 46-50 मिनट या फिर कोई 3-4 क्लासेस ऐसी होगी जो 1 घंटे की क्लास हुई होगी, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है कि इतने ज्यादा ये वीडियोस बने हैं, तो ये इन पर आप ज्यादा ऐसे मत सोचना कि ये बहुत ज्यादा हो गया, 25 वीडियोस हो गए केवल 2 चैप्टर के लिए, ठीक है। तो आप इसको ज्यादा मतलब डीपली मत लेना। अब आप देखिए कि अब हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, और इसके लिए आपको मेरे जो वीडियोज है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मैं बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मैंने क्या पढ़ा है, ठीक है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, सोचते हैं देखा थोड़ा सा उनको जैसे टफ लगने लगता है, लेवल बढ़ने लगता है, छोड़ के स्किप किया, डिसलाइक किया और वो चले गए, ठीक है। उससे वो अपने आप का लॉस कर रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है वो ऐसे ही दूसरे चैनल्स पर भी जाते हैं, ऐसे डिसलाइक करके फिर भग जाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको वाकई में आप पढ़ना चाहते हो,
नीट जेई जैसे एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो मैं बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ मेरी तरफ से, ठीक है। तो आप इनको पूरे वीडियोस को पूरा देखिए, शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ठीक है। मैं कहीं पर भी बीच में कोई बकवास नहीं करता हूँ जहां पर आप को ऐसा लगे कि यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर देना चाहिए। मैं शुरू से लेकर एंड तक जो है मेरा जो है लेक्चर चलता रहता है, ठीक है। आज ही मैंने यहाँ पर थोड़ा इतना बहुत थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करवाया इसके लिए, नहीं तो मैं ये भी इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाता हूँ, ठीक है। मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करता। अब देखिए आगे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और खास बात ये कि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस है नॉर्मली ये सब मैंने आपको मेरे वीडियोस में मतलब मेरे लेक्चर्स में करवा दिए हैं, और बहुत ही इजी है। आप देखो कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। आप कर लोगे खुद भी ये। मैं यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, बस आपको उनका जो मेथड है वो तरीका मैं उनको बताऊंगा, एंड तक आपको पूरा उसका मेथड बताऊंगा, फिर बाद में आपको उसकी कैलकुलेशन लेकर निकाल कर उसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, ये एप्सिलॉन नॉट के लिए। एप्सिलॉन नॉट का आपको क्या निकालना है, डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो बहुत ही सिंपल सा है, आप चेक कर सकते हो कि अब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं एक बार बुक को रख देता हूं। ओके, तो अब आप चेक कर पाओगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। इसके लिए क्या करना है, बस आपको कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला लिख दीजिए, या अगर आपको के की जो यूनिट है अगर वो मालूम है, के मींस यहाँ पर कूलॉम कांस्टेंट, अगर आपको उसकी यूनिट मालूम है या इसकी यूनिट मालूम है तो आप इजीली इसकी डायमेंशनल जो फॉर्मूला है वो फाइंड कर सकते हो। अपन जानते हैं कि जो है उसकी यूनिट या एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जो है यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, पहले आप इस चीज को लिख लीजिए, आप इसकी यूनिट क्या होगी। अपन जानते हैं के की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड कूलॉम स्क्वायर होती है, और अपन जानते हैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट के की जो है इनवर्स होती है, मींस कूलॉम स्क्वायर डिवाइड न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये है ना इसकी यूनिट हो जाएगी। अब आपको करना क्या है कि इनमें कुछ बेसिक्स डायमेंशनल फॉर्मूलाज होते हैं, तो आपको थोड़े बहुत वो तो मालूम होने चाहिए डायरेक्टली, जैसे फोर्स, वर्क, चार्ज वगैरह, ठीक है। इनकी आपको मालूम होनी चाहिए। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर कूलॉम आ रहा है, कूलॉम के लिए अपन जानते हैं, ठीक है। इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ओनली कूलॉम के लिए मतलब मींस चार्ज के लिए क्या होती है, A1 एंड T1, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप देख रहे हो न्यूटन, न्यूटन मींस यहाँ पर फोर्स है, और फोर्स के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है अपन जानते ही हैं, M1 L1 T-2, और यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर जो कि लेंथ के लिए होता है 100 L2। क्लियर यहाँ तक। अब आप इनको अरेंज कर लीजिए, आप इनको सोल्व कर लीजिए, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसको लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, M-1, ये L3 ऊपर गया, L-3, ठीक है। T-2 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, T2 हो जाएगा, और ये टी स्क्वायर मीन्स T4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, T4 पॉजिटिव में, और ये A2 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन को है ना शॉर्ट तरीके से यहाँ पर नोट करवाने वाला हूँ, हालांकि पूरा क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगा मैं। आपके पास एससी वर्मा की बुक होनी चाहिए, या आप कोई भी साइट से जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर इसकी बुक परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर वो आप, मैं बोल रहा हूँ गारंटी, अगर आप कॉन्सेप्ट ये जो इनके क्वेश्चंस को अगर आप सोल्व कर लेते हो, न्यूमेरिकल्स सोल्व कर लेते हो, तो आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो अपन चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो क्या है, अ चार्ज ऑफ 1 कूलॉम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर कॉलेज, a charge of 1 coulomb is placed at the top of your college building and another equal charge at the top of your house.
ठीक है, मैं एज अ डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं इस क्वेश्चन को बस है ना, इसकी थ्योरी नहीं लिखने वाला हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि एक कॉलेज बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज है 1.0 कूलम, ठीक है, दिस इज द कॉलेज बिल्डिंग। और फिर है एंड अनदर इक्वल चार्ज एट द टॉप ऑफ योर हाउस, ठीक है। और यहाँ पर कंसिडर कर लीजिए जैसे ये आपका हाउस है, ठीक है, और यहाँ पर जो है अनदर इक्वल चार्ज मीन्स यहाँ पर उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ये रखा हुआ है एट द टॉप ऑफ योर हाउस। टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस टू बी 2 किलोमीटर, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, ठीक है, वो कितना है 2 किलोमीटर। सेपरेशन गिवन है 2 किलोमीटर गिवन है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन इच अदर, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज दिस फोर्स। ठीक है, इसमें देखिए आपको फाइंड जो है वो क्या करने वाले हो आप, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इंटरेक्टिव फोर्स जो है ये आपको इसमें फाइंड करना है, मींस इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल हो गया, अब आप चेक कर पा रहे हो। मुझे यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करवाने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। अब इजीली बस आपको करना क्या है, यहाँ पर कूलॉम्स फॉर्मूला यूज करना है, F इक्वल के Q1 इंटू Q2 डिवाइड R स्क्वायर। बस आपको यहाँ पर क्या कर देना है, बस इसकी वैल्यू पुट करनी है, 9 इंटू 10⁹, 1 इंटू 1, 1 आर स्क्वायर मीन्स 2 किलोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए इसको, 2 इंटू 10⁻³ ऑल स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻³ ऑल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको इसको सोल्व कर लेना है, इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसने कहा है कि इसको आपके वेट के साथ में कंपेयर करवाइए, तो आपका कितना वेट है ना, वेट एक है ना, वेट अलग होता है, ये ध्यान रखना। अपन क्या करते हैं जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर अपना वेट करने जाते हैं, वो एक्चुअल में अपना मास वेट करके आते हैं, मतलब मास को कैलकुलेट करते हैं अपन एक्चुअल में, हम ना अपना वेट नहीं होता है वो एक्चुअल में। क्लियर नहीं आता है? मतलब वो मास होता है, जैसे 20 kg, केजी पे बोलते हैं, अगर वेट चाहिए तो उसको जी से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। जी मींस यहाँ पर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से है, 9.8 से आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा या 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो उसका वेट होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका 60 kg मास है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है, वही 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर इससे कंपेयर करके देख लेना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। मींस यहाँ पर ये है ना, एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करवाने के लिए बोल रहे हैं कि देखो नेचर में 3 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये 3 फोर्सेज होते हैं। अब इसमें जो है न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। फिर उससे लो में आता है क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, शायद उस पर भी ऐसा एक क्वेश्चन मिलने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर थर्ड आता है, थर्ड पोजीशन पर आता है कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर ये कंपेयर कर, यस यही तो है यहाँ पर, ये कंपेयर करके ये बोल रहा है कि अब कंपेयर करके देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, ठीक है। तो बस ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर अब चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पर। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, at what separation should two equal charge 1.0 coulomb each be placed so that the force between them equal the weight of 50 kg person। ठीक है, इसने क्या कहा है, at what separation should two equal charge 1.0 coulomb each be placed so that the force between them, मतलब इसने कहा है कि 1.0 कूलम के दो चार्ज है और इन दोनों को है ना कितने सेपरेशन पर इनको रखना चाहिए, बस ये कहा है कि कितने सेपरेशन पर इनको रखना चाहिए कि so that force between them equal the weight of a 50 kg person, 50 kg का जो पर्सन है उसके वेट के ये इक्वल हो जाए, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, क्या करना है इसमें आपको, आर फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। कंडीशन यहाँ पर देखो क्या दी हुई है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए, है ना। कंडीशन क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट फोर्स, मींस mg के इक्वल होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक? ये कंडीशन दी हुई है। अब आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए अब इसका, ठीक है। अब आपको समझ में भी आ गया होगा करना है क्या है, ठीक है। बस ये तुच्छे से क्वेश्चंस है जी। देखिए अब एफ ई क्या हो जाएगा, देखो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, एफ ई इक्वल एम जी, एफ ई यहाँ पर क्या होगा के, अगेन यहाँ पर देखो सेम चार्ज है, सो के क्यू स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और ये आर फाइंड करना है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है।
अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैं यहाँ पर इनका सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप ये कर सकते हो, टाइम वेस्ट होगा फालतू का। जहां पर सॉल्यूशन की नीड होगी वहां मैं सॉल्यूशन भी करवा दूंगा कंप्लीट। अगर कोई डेरिवेशन है, कोई डेराइव्ड फॉर्मूला है, वो सब मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको मजा आ जाएगा, बस ये ध्यान रखो। आप स्टार्टिंग से एंड तक बढ़िया तरीके से इनको देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, टू इक्वल चार्जेस। क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, ठीक है। कभी बार क्या होता है कि चार्ज जो है वो सेम नहीं होते, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होते, कोई स्क्वायर होते हैं वो सेम नहीं होते, आइडेंटिकल लिखा हुआ है कि नहीं, ये सब बातें हमें इसमें देखने की बहुत ही जरूरत होती है, ठीक है, ताकि अपन इजीली फटाफट क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, टू इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल द वेट ऑफ अ 50 केजी पर्सन। इसका रिवर्स कर दिया क्वेश्चन को यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसने क्या कहा है भाई, ये सेपरेशन है, कितना सेपरेशन दिया है इसका, 1 मीटर का सेपरेशन गिवन है, ठीक है। कहा है भाई यहाँ पर टू इक्वल चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, और क्या पूछा है भाई, इनका जो फोर्स है, कंडीशन दी हुई है कि ये फोर्स अगर इनके वेट के इक्वल होता है, इफ, ठीक है, अगर ये यहाँ पर ये वाला है ना, इस ध्यान रखना क्वेश्चंस में मिक्स मत कर देना। अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन गिवन है, ये लिख लेना, और पूछा क्या है यहाँ पर, क्यों पूछा है इसमें, बस अरे यार क्या क्वेश्चंस है। ठीक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बहुत इजी है भाई। इसके सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वही आपको क्या करना है भाई, एफ ई इक्वल टू क्या कर देना है, एम जी कर देना है। एफ ई इक्वल टू क्या बोलो, के क्यू स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी। गिवन है आपको, क्या गिवन है देखो, हाँ ये एक बार में मास वगैरह ये नहीं लिखा है इनका, ठीक है, मास इनका मेंशन कर देता हूँ। इसका मास कितना गिवन है, 50 केजी, ठीक है। यहाँ पर भी इसका मास जो है वो 50 केजी है, ओके, ये ध्यान रखना आपको। अब आप इजीली इनकी वैल्यूज को पुट करिए, ठीक है। आर गिवन है, क्यू क्यू तो इसमें है ना फाइंड करना है, के एम जी ये सब आप पुट करिए और फाइंड कर लीजिए। क्यू क्लियर नहीं आता, कैलकुलेशन है वो, कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप क्या करिए, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरीके से आप अपनी एक नोट्स है ना, एक अलग से एस सी वर्मा के एक अलग से आप सॉल्यूशन नोटबुक बना सकते हो, और उसमें इस तरीके से इसको लिख सकते हो। देखो एस सी वर्मा का सॉल्यूशन अगर आप ऐप पर भी जाकर ढूंढते हो, ठीक है, गूगल ऐप जो गूगल स्टोर है वहां पर भी जाकर आप इनके सॉल्यूशन ढूंढते हो, तो आपको उनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, है ना। ऐप भी मिल जाएगी सॉल्यूशन की, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा एरर्स है, फुल्ली तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो भी है ना, हर एक क्वेश्चन को फुल्ली तरीके से है ना, इस तरीके से डायग्राम वगैरह ये वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं समझाया हुआ है। तो मैं है ना, ये वो कहने का मीन्स ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अच्छी तरीके से एज इट इज आप इनको नोट कर सकते हो, बस आपको इनका आगे का सॉल्यूशन करना है। आपके पास में एस सी वर्मा का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने एक ऐसे वर्मा का सॉल्यूशन बना लिया है, ठीक है। कहीं पर परचेज करने की कहीं जरूरत नहीं है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू। तो एक बार इसके लिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, टू प्रोटॉन्स है, ये लिख दो भाई, बना दो डायग्राम इसका, ये लीजिए, ठीक है। टू प्रोटॉन्स है और कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 1 फर्मी पर रखे हुए हैं, ठीक है, 1 फर्मी, ये लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है देखिए, द प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस रिमेन्स एट अ सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। ये तो बिल्कुल ऑब्वियसली बात है कि इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको नॉलेज भी मिल जाएगा कि कोई भी एटम है, एटम में न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा न्यूक्लियर फोर्स जो है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन है तो फिर में क्या होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए, बाहर निकल जानी चाहिए न्यूक्लियस से, लेकिन नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते हैं, क्योंकि इसका मतलब वहां पर कोई अट्रैक्टिव नेचर का कोई फोर्स है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। मतलब यहाँ पर कहने का मीन्स
से एक यूं बोल सकते हैं कितना मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा। और आगे अपन एक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फोर्स पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन भी आएगा, उससे आप कंपेयर करके देख लीजिएगा न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है कि या फिर जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ज्यादा होता है। हालांकि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप उनको ब्रेक नहीं कर पाओगे, अगर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा नहीं होता तो आप न्यूक्लियस को इजीली तोड़ देते हैं, ठीक है। अपन इसकी जो स्टेबिलिटी जो है उसको अपन डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं कि इसमें क्या पूछा है भाई, फोर्स पूछ लिया इसमें, बस सिंपल सा है क्वेश्चन, फोर्स पूछ लिया यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या है इसका। सॉल्यूशन में क्या है, फोर्स निकालना है के ई प्लस स्क्वायर एंड डिवाइड वन फर्मी, इसका ध्यान रखना भाई। वन फर्मी ये अपन जानते हैं रेडियस होती है, किसकी होती है, न्यूक्लियस की रेडियस होती है, ठीक है। इसका मतलब सेंटर से है ना, कहीं पर है ना एक प्रोटॉन सेंटर पर होगा न्यूक्लियस के, और एक उसकी जो सर्कम्फ्रेंस है वहां पर होगा, तभी तो ये सेपरेशन हो रहा होगा। क्लियर नहीं आता इतना, 10⁻⁻15 डिस्टेंस पर ये है, तो 10 लिख देना, 10⁻⁻15 स्क्वायर, ठीक है। बस क्या रखना है आपको, वैल्यूज जो है इनकी पुट करिए और आगे फर्दर सोल्व कर लीजिए। ओके, तो वी कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन। Sixth, two charges 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and 1.0 into 10 to the power minus 6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experiences no net force due to these charges? देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन या बैलेंसिंग वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। मैंने कहा था कि एक तो चार्ज इक्विलिब्रियम में होता है, एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, तो ये इसी तरीके के दोनों ही क्वेश्चंस यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो मैंने इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन भी किए थे, ठीक है। फिर भी अपन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दो चार्जेस गिवन है, कि एक कंसीडर कर लीजिए Q1 2 into 10 to the power minus 6 कूलम, ठीक है। सेकंड चार्ज है Q2 1 into 10 to the power minus 6 कूलम, ठीक है। आर प्लेस्ड एट सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, separated at 10 centimeter. Where should a third charge be placed such that it experiences no net force? ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज। मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, ठीक है। आपको समझ जाना है थर्ड चार्ज जो है, जैसे आप Q कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, थर्ड चार्ज Q, ओके। इसकी आपको पोजीशन फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करना क्या है भाई, करना क्या है, डायग्राम बनाओ, ठीक है। और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कहाँ रखना है, ठीक है। उस चार्ज को रखना का है, पहले आप चेक कर लीजिए। मैंने आपको बताया कि उस चार्ज को, जो भी अगर आपको कोई भी चार्ज की स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है, चार्ज को छोटू के पास रखिए। मैंने आपको पहले बताया चार्ज को छोटू के पास रख देंगे, तो यहाँ पर ये लीजिए, ये वापस से डायग्राम बनाओ, ये Q2 1 into 10 to the power minus 6 कूलम, ये Q1 2 into 10 to the power minus 6 कूलम, ठीक है। एंड सेपरेशन इज 10 सेंटीमीटर। कहाँ रखना है चार्ज को, छोटू के पास, ठीक है, रख दीजिए छोटू के पास, ये छोटू, ये लीजिए भाई। क्लियर यहाँ तक। और कितनी डिस्टेंस पे रखोगे भाई, एक्स पर रखोगे, ये कंसीडर कर लीजिए, कैपिटल क्यों लिख देता हूँ, कैपिटल क्यों अच्छा लगेगा ये, ठीक है। आगे 10 माइनस एक्स, ये लीजिए 10 माइनस एक्स, बताओ, ठीक है। अब करना क्या है, अब आप सबको मालूम है करना क्या है भाई, इस पर जो फोर्स लग रहे हैं इसकी वजह से इस पर, इसकी वजह से इस पर, दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है, ठीक है। तभी तो है ना, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन में ये अपोजिट होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, और बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कब होंगे, जब ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो बैलेंस यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन तो फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पर इस पर फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये कोई मोशन में नहीं आएगा, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, Q1 into capital Q divide K 10 minus x all square, that will be equal to Q2 into capital Q and divide K एंड एक्स स्क्वायर, ओके। अब आपको इनको आगे चाहो तो फर्दर और सोल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं कर देता हूँ, फिर भी केस कैंसिल हो जाएगा, ये 10 to the power minus 6 10 to the power minus 6 यहाँ कैंसिल होने वाले हैं, इधर 2 बच जाएगा, Q कैपिटल Q, सॉरी
कैपिटल क्यू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा है भाई, 2 डिवाइड 10 माइनस एक्स ऑल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना भाई, ऊपर क्या था, कुछ नहीं था ऊपर, तो 1 डिवाइड एक्स स्क्वायर, ठीक है, काट दीजिए, सॉरी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 माइनस एक्स ऑल स्क्वायर, रूट ले लेना इनका दोनों तरफ, ठीक है, तो रूट 2x इक्वल 10 माइनस एक्स, ठीक है, तो आई थिंक x इक्वल 10 डिवाइड रूट 2 प्लस 1, ठीक है, या फिर आप इसको और आगे फर्दर सोल्व कर सकते हो, x इक्वल 10 ये बनेगा रूट 2 माइनस 1, ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फाइनली ये बन जाएगा, और रूट 2 की वैल्यू अपन जानते हैं 1.1414, ठीक है, ये वैल्यू पुट करिए, माइनस करिए और मल्टीप्लाई कर देना, 10 से आंसर आ जाएगा, ठीक है, शायद तक इसका आंसर कितना आ रहा होगा, 1 माइनस कर देंगे तो 0.414 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4.14 के समथिंग है ना, ये डिस्टेंस आ जाएगी, ये लिखना, ये मालूम होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको इन क्वेश्चंस में लिखा हुआ मिलेगा क्या कि है ना, स्मॉल चार्ज से ये सेपरेशन है इतना, ठीक है, या फिर लार्जर मैग्नीट्यूड चार्ज से वगैरह, ये सब आपको मिलेगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपने कहां से ये x को कौन सी जगह से कंसीडर किया, आप चाहो तो ये x यहां से भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, x यहां से मान लीजिए ये x है तो ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर नहीं आता, तो आप x को आपने x को फाइंड किया तो x ये है ना लार्जर, अगर यहाँ अगर आपने ये वाला x फाइंड कर, अगर ये x कंसीडर करते तो इसका मतलब क्या होता है कि ये लार्जर मैग्नीट्यूड से ये इसकी पोजीशन होगी, लेकिन यहाँ पर हमने x यहाँ पर इससे कंसीडर किया है तो ये स्मॉल चार्ज से, ठीक है, ये डिस्टेंस सेपरेशन हो जाएगी, क्लियर है तक। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये इसी पर बेस होगा शायद तक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1.0 into 10 to the power -6 कूलम, ठीक है, अब सेकंड चार्ज को क्या कर देना है कि माइनस नेगेटिव यहाँ पर कंसीडर करके चलना है, नेगेटिव कंसीडर करके चलना है, अब आप देख पाओगे नेगेटिव कंसीडर है ना, अगर मैं चलो मैं डायग्राम बना देता हूँ यार, बार बार में क्या लिखेंगे, चलो Q2 इक्वल 2 into 10 to power -6 कूलम, ठीक है, एंड Q2 क्या कर दिया इसने, क्या कहा है कि पहले वाले क्वेश्चन में ही ये चार्ज क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, अगर ये ऐसा होता तो अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही थर्ड चार्ज, यहाँ पर मतलब वही पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करनी है, वही फाइंड इक्विली अरे लिख लेना यार, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, ओके, ये लीजिए भाई, ये आपको फाइंड करना है, तो पहले तो आप चेक कर लीजिए कहाँ रखना है, किधर रखना है, बीच में अब तो आप रख ही नहीं सकते हो, अब है ना, बीच में तो आप रख ही नहीं सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि अपन ने वहां पर उसको पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया हुआ था, तो अब अगर आप उसको कैपिटल क्यों यहाँ रखोगे तो बताइए क्या होगा, ये इधर इसको रिपेल करेगा, लेकिन ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, मतलब नहीं होगा, इधर इधर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं है कि इधर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया और इसका मैग्नीट्यूड का मैं डिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज हो गई, डिस्टेंस इंक्रीज ज्यादा होने से फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है, क्लियर है यहाँ तक, तो कहने का मतलब किधर रखना है भाई, छोटू के पास, ठीक है, कहाँ रखना है, छोटू के पास रख देंगे भैया, ये लीजिए अपन कहाँ रख देंगे इसको, छोटू के पास, ये कैपिटल क्यूब है ना, एक्स डिस्टेंस भाई, ये लीजिए भैया, ये हो गई 10 + x, अब वही इक्वल कर दीजिए, मैं डायरेक्टली लिख दूं, ठीक है, 10 + x जो है वो किससे है भाई, 2 से ही है क्या, है ना, या लिख लीजिए, ओके, 10 + x कहाँ से भैया, 2 से है, 2 डिवाइड 10 + x ऑल स्क्वायर इक्वल टू वही 1 डिवाइड x स्क्वायर, सही है ना, एक बार चेक कर लेना भाई, मिस्टेक ना कर दे अपन, मल्टीप्लाई दिस 10 + x, हाँ सही है, ठीक है, वही करना है आगे, 2x स्क्वायर इक्वल टू 10 + x ऑल स्क्वायर, सो यहाँ पर क्या बन जाएगा बताओ, क्या आ जाएगा, x इक्वल 10 डिवाइड √2 - 1, ठीक है, 10 डिवाइड √2 - 1, ऊपर √2 + 1 डिवाइड √2 + 1, मतलब वही 2 - 1, फाइनली x इक्वल क्या आना है, 10 √2 + 1, ओके, इसमें √2 - 1 आ रहा था, इसमें √2 + 1 आ जाएगा, कहाँ से, छोटू से, है ना, ये ध्यान रखना है, पोजीशन का ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इनका खासकर ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत सारे। अब आगे चलो एक बार इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
अच्छा, तो अब ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? टू चार्ज्ड पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 8 और मैं इसको 4 स्टार देने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ओके, ये आपको गिवन है। पूछा है व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। फाइंड, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, बिटवीन ईच अदर। ओके, यही क्वेश्चन बन गया भाई अपना। अब पहले तो क्वेश्चन अच्छा क्यों है ये देखिए, क्वेश्चन में चार्ज का कोई मैग्नीट्यूड गिवन ही नहीं है ना। ये क्यू तो मैंने लिख दिया एज ए डायग्राम के लिए, लेकिन चार्ज का कोई मैग्नीट्यूड गिवन ही नहीं है, केवल एक सेपरेशन गिवन है। कहा है टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, अब आपको मिनिमम पॉसिबल फोर्स फाइंड करना है। अब सोचिए मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे फोर्स के लिए? आपको चार्ज गिवन होता तो हो सकता है आप उसकी मिनिमम पॉसिबल जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेते हैं डेरिवेटिव इक्वल 0 करके, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होने वाला है। आपको पहले, है ना, इसमें ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है कि मिनिमम कोई इलेक्ट्रिक फोर्स मिनिमम जो है वो और कब हो सकता है, जब चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो मिनिमम हो। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल चार्ज है। इसका मतलब कोई भी चार्ज जो होगा उनका सबसे मिनिमम जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो सकता है? भाई मिनिमम चार्ज इज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो फंडामेंटल यूनिट है ना। इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ही तो चार्ज क्रिएट होता है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे मिनिमम चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन है। आप इलेक्ट्रॉन पुट कर दीजिए बस यहाँ पर मिनिमम चार्ज। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ सॉल्यूशन में लिख लेना भाई, वी नो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वी नो मिनिमम चार्ज इज Q इज इक्वल टू E। क्लियर यहाँ तक? अब आप इजीली सोल्व कर लीजिए। सो F मिनिमम इज इक्वल टू K E स्क्वायर डिवाइड 1 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻² होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, K की वैल्यू पुट करिए, E की वैल्यू पुट करिए। E की वैल्यू जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, K 9 × 10⁹ ओके, वैल्यू पुट कर देना है, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ, ये देखो ये क्वेश्चन जो है, ये 9th जो क्वेश्चन है ये आपके 12th बोर्ड जो है उसमें एग्जाम्पल भी है। ठीक है, 9th क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, हालांकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है यार, मेरे को सबसे बोरिंग क्वेश्चन यही लगता है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, फाइंड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। फाइंड द, क्वेश्चन ऐसा ही था, फाइंड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर। ओके, ये आपको इसमें फाइंड करना है। देखिए क्या करना है, क्या है पहले आप चेक कर लीजिए यार। ठीक है, पहले वाटर की बात करते हैं। वाटर का जो कंपाउंड जो फॉर्मूला है आप जानते ही हो, क्या होता है? H2O। ठीक है, वाटर मैं लिख देता हूँ, वाटर इक्वल टू H2O। ये H2O क्या होता है? उसका वन मॉलिक्यूल है ना, H2O इज द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब ये वाटर जो है इस H2O के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं, तो इसमें ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ऐसा तो नहीं है एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। तो ये H2O केवल उसका एक मॉलिक्यूल का क्या बता रहा है, कंपाउंड फॉर्मूला बता रहा है। केवल वाटर के एक मॉलिक्यूल का कंपाउंड फॉर्मूला क्या है इस यहाँ पर? H2O। ये अपन जानते ही हैं पहले से। अब आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए H2 में और O में यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा चेंज भी हो सकता है, आपको N2 देकर मिल सकता है, आपको ऑक्सीजन O2 देकर मिल सकता है, आपको CO2 देकर भी ये क्वेश्चन मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर H2O को लेकर किया हुआ है, तो ये H2O को यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं,
पहले तो हम इसका मास वगैरह एक बार ये लिख देते हैं, ठीक है, या फिर मैं एक बार चार्ज बता देता हूँ कि इस पे चार्ज कितना है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एक मतलब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कितने प्रोटॉन इसमें प्रेजेंट है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H2। ओके, तो अभी कितने हैं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओनली H2 है ना, वन H2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओनली वन, ये ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कितने होंगे अपन जानते हैं, यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगी, तो ये अपन जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल सी बात है 2। क्लियर। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, है ना, और ऑक्सीजन जो है उसमें कितने होंगे, अपन जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक जो नंबर है वो कितना होता है, 8, ठीक है। तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ये लीजिए। अब आप बता सकते हो सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 10 हो गए। ये आ गए ना वन मॉलिक्यूल की बात है ना, वन इन वन, टोटल इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। क्लियर। अब ऐसे ही आप किसके लिए लिख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज के लिए। देखो ये नेगेटिव चार्ज के लिए शो हो गया, क्लियर यहाँ तक। भाई एक मॉलिक्यूल में इतना नेगेटिव चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अब बस आपको 1.6 × 10⁻⁹ कूलम से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बस मैं लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज इन वन मॉलिक्यूल, और वो कितना हो गया भाई, 10 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ओके, ये आ गया किसमें, वन मॉलिक्यूल में आ गया। अब आगे आपको पॉजिटिव के लिए लिखना है, तो पॉजिटिव प्रोटॉन्स के लिए कहने का मीन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, इन H2 टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑक्सीजन 8, सेम ही तो रहेंगे, ठीक है। 10 टोटल प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल, ओके, दिस इज द 10। अब आप वन मॉलिक्यूल में टोटल पॉजिटिव चार्ज बता सकते हो, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, सो पॉजिटिव चार्ज इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 10 × वही 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये नेगेटिव माइनस साइन यूज कर लेना, ये पॉजिटिव साइन यूज कर लेना, भाई नेगेटिव पॉजिटिव का झंझला चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, अब आपको क्या करना होगा, 100 ग्राम वाटर है भाई, ये दीजिए 100 ग्राम वाटर है। अब आपको करना है क्या है, 100 ग्राम वाटर में, है ना, नेगेटिव चार्ज फाइंड कर लेना है, पॉजिटिव चार्ज फाइंड करना है टोटल। हमें अब उस 100 ग्राम में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो फाइंड करने होंगे। तो ये फाइंड करने के लिए आपको एक बार इनके मास नंबर वगैरह ये मालूम होने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, थोड़ा हाईलाइट करके लिख देता हूँ इस बात को, ठीक है, थोड़ा सा अलग से, ताकि आपको मालूम रहे कि मिक्सअप नहीं हो। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, एटॉमिक मास नंबर, ओके, एटॉमिक मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ओके, ऑफ वाटर, एटॉमिक मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो कितना है भाई, H2O का कितना हो जाएगा, 16 एंड 2 कितना हो गया, 18 ग्राम। ये 18 ग्राम जो आया है वो क्या है अपने पास में, Ma, हम इसको Ma बोलते हैं, ओके, Ma। और गिवन मास कितना है भाई, गिवन मास ऑफ वाटर ये कितना है, 100 ग्राम। क्लियर यहाँ तक। सो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉल्स, ठीक है, आप जानते होंगे नंबर ऑफ मॉल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉल्स, फॉर्मूला म्यू इक्वल क्या होगा भाई, m/n
Ma होता ही है, ठीक है। लेकिन आपको अब चाहिए क्या, नंबर ऑफ मोल्स होना चाहिए, आपको चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंड वी नो, और मैं और करके लिख देता हूँ एंड, और म्यू इक्वल क्या होता है भाई, एन डिवाइड एन ए भी होता है, इक्वल कर दीजिए इन दोनों को, एन डिवाइड एन ए इक्वल एम डिवाइड एम ए, सो एन इक्वल एम डिवाइड एम ए इंटू क्या आ जाएगा, एन ए। क्लियर है तक? तो ये क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है। अब ये एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर बता देगा कितने हैं, बस आपको फिर मल्टीप्लाई कर देना है और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, सो एन इक्वल एम, एम कितना है भाई 100, लिख दीजिए। अभी 100 दे दो, 250 दे दो, 300 दे दो, कैसा भी आपको गिवन हो आप बस वैल्यू पुट करिए बस यहाँ पर। m डिवाइड एम ए कितना है 18, एंड एन ए अवोगाद्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम हो गए। सो नेगेटिव, सो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, अब आप बता सकते हो। सो टोटल नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप देख पा रहे थे वन मॉलिक्यूल्स में कितना था नेगेटिव चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻−18, ठीक है। माइनस में मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻−18 इंटू 100 डिवाइड 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, आ गया चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्लियर। अब आपको आप क्या लिख सकते हो, सो टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज Q प्लस इक्वल टू, तो पॉजिटिव कर दीजिए बस इसको, और कुछ नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻−18 इंटू 100 डिवाइड 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 कूलम। ओके, तो ये इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आप फाइंड कर सकते हो। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है इसमें, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन होगा शायद अबाउ, जो भी क्वेश्चन है उसमें जो इनका सेपरेशन दिया हुआ होगा, चार्ज तो आ गया ना अपने पास में, ठीक है, चार्ज आ चुका है। अब क्वेश्चन क्या बन गया, अगर अब इतना सेपरेशन हो तो अब फोर्स कितना होगा, है ना, उन मॉलिक्यूल्स में टोटल, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, अब वो आप फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, मजेदार क्वेश्चन है। ओके, तो अब देखिए मैंने कहा कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। करना आप ही को है, केवल मैं यहाँ पर बस लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सपोज all the electrons of 100 gram water are lumped together to form a negatively charged particle and all the nucleus are lumped together to form a positively charged particle। जितनी भी इसमें नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को लंप कर लेते हैं, ठीक है, कंबाइन हो गए और टोटल नेगेटिव चार्ज बन गया, एक टोटल पॉजिटिव चार्ज बन गया, क्लियर। ओके, इफ these two particles are placed 10 centimeter away from each other, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, Q minus and Q plus are separated at 10 centimeter away, 10 centimeter। ओके, फाइंड द फोर्स, बस हो गया भैया, यही लीजिए। अब क्या करना था आपको, नेगेटिव चार्ज फाइंड करिए एक बार, अब इसका, और पॉजिटिव चार्ज फाइंड करिए, और ये काम कर लीजिए कि मैं बस इतना लिखूंगा, बाकी का आपको सोल्व करना है, सर नहीं करने वाले हैं, ठीक है। 10⁻⁻1 हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट कर देंगे होल स्क्वायर। ओके, बस अब आपको सोल्व करना है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, सेम ही आना है मैग्नीट्यूड, तो बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, स्क्वायर हो जाएगा, बस सोल्व कर लीजिए। आगे आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। कंसीडर अ गोल्ड न्यूक्लियस to be a sphere of radius 6.9 Fermi in which proton and neutron are distributed, consider a gold nucleus। चलो मैं डायग्राम से इसको कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो अपन चलते हैं गोल्ड न्यूक्लियस पर,
ओके, ये लीजिए, ये अपना क्या है, गोल्ड न्यूक्लियस है। दिस इज द गोल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ओके, क्या न्यूक्लियस, दिस इज द गोल्ड न्यूक्लियस टू बी ए स्पेयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। देखिए रेडियस कितनी गिवन है, 6.9 फर्मी। ओके, रेडियस है गिवन 6.9 फर्मी। ओके, बहुत अच्छा। In which proton and neutron are distributed? Okay, find the force of repulsion between two protons situated at largest separation. क्लियर यहाँ तक? क्वेश्चन में है ना, ऐसे क्वेश्चन को ढंग से रीड किया करो। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है, अब पूरा लिखने का जरूरत ही नहीं है, बस लिखना है फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन, repulsion between two proton at largest largest separation ओके। तो लार्जेस्ट सेपरेशन का मतलब क्या हुआ, अब देखिए दो प्रोटॉन, इसमें इसमें केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होंगे, ये केवल न्यूक्लियस है, मैंने पूरा एटम नहीं बनाया ये, ठीक है, ये पूरा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन न्यूट्रलाइज है, क्लियर यहाँ तक। अब प्रोटॉन है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, पूछा है कि जो लार्जेस्ट सेपरेशन पर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उनके बीच में जो है जो रिपल्सिव फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करिए, ठीक है। और पूछा है कि व्हाई डज दीज प्रोटॉन नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्सन, ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक बार आप चेक करिए कि पहले तो ये लार्जेस्ट सेपरेशन क्या होने वाला है यार, सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ लार्जेस्ट सेपरेशन क्या होने वाला है। भाई लार्जेस्ट सेपरेशन, एक प्रोटॉन यहाँ होगा और एक प्रोटॉन यहाँ होगा, दैट इज लार्जेस्ट सेपरेशन ओके। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ सॉल्यूशन में, प्रोटॉन प्रोटॉन दिस इज लार्जेस्ट सेपरेशन मींस 2r मींस रेडियस होगी इसकी। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, फोर्स फाइंड कर सकते हो भाई, के पी प्लस स्क्वायर डिवाइड 2r स्क्वायर ओके। 2r मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, 13.8 ओके, 13.8 इंटू 10⁻⁻15 ऑल स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है बस आपको, आंसर हो जाएगा इसका ओके। फिर पूछा है क्या, व्हाई डू दीज प्रोटॉन नॉट फ्लाई अपार्ट अंडर दिस रिपल्सन, ये पूछा है कि अगर ये इतना इस पर जो फोर्स लग रहा है, ये रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो ये फ्लाई नहीं होता है, मतलब ये इस न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, जब इतने लार्जेस्ट सेपरेशन पर यहाँ पर है, यहाँ पर है, इस जगह है, बाहर क्यों नहीं निकल रहे, क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि मैंने अभी बताया कि नेचर में न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इतनी रेडियस, जो फर्मी मीटर वाली जो रेडियस है, इसमें इस रेडियस में या इससे अगर ये रेडियस और कम हो जाती है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसका जो इफेक्ट है वो नेगलेक्ट हो जाता है, और इस टाइम में आप देखोगे कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो 100 टाइम्स होता है किसका, इलेक्ट्रिक फोर्स का 100 टाइम्स। मतलब न्यूक्लियर फोर्स तो लग रहा है ना अंदर, इलेक्ट्रिक फोर्स हमने तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड किया और वो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके न्यूक्लियर फोर्स से कम है, इसलिए ये है ना बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला वाला भी, चलो मैं आगे कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्पेयर आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, दो स्पेयर है भाई, इंसुलेटिंग स्मॉल स्पेयर है, ठीक है, और रब कर दिया यहाँ पर इनको, और फिर ये कर रहा है क्या, रबिंग हो रही है यहाँ पर हो रही है क्या, रबिंग हो रही है, ये लीजिए रबिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है, ये रबिंग हो गई, और फिर इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स ऑफ 0.1, और फिर इनको क्या कर दिया भाई, इनको दोनों को, ये दोनों स्पीयर है, ठीक है, दोनों स्पीयर को कितनी डिस्टेंस पे रख दिया अब, ठीक है, बिफोर बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर
ठीक है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद a force of 0.1 न्यूटन, ठीक है, और बोल रहा है कि भाई ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इनके बीच में, F इक्वल 0.1 न्यूटन, F इक्वल 0.1 न्यूटन इक्वल भाई है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर फ्रॉम वन स्फीयर टू द अदर ड्यूरिंग रबिंग। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया पहले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स गिवन है, चार्ज फाइंड कर लीजिए, क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला लगाइए, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फाइंड करिए, बस क्या करना है भाई आपको सॉल्यूशन में। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एन फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, फॉर्मूला लिखना है एफ इक्वल के, ठीक है, क्यू स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर, कन्वर्ट कर देना है इसको मीटर में, ठीक है। अब एफ की बात करते हैं, एफ गिवन है कितना भाई 0.1 है, कि चलो मैं लिख देता हूँ 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻2 ऑल स्क्वायर। क्यू फाइंड करना है, क्यू आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर फाइंड क्यू लिखना है भैया आपको, है ना, मैं नहीं करने वाला। आफ्टर फाइंड क्यू देन फाइंड एन फ्रॉम Q इक्वल एन ई, सो एन इक्वल Q डिवाइड ई, ये फॉर्मूला यूज करना है। और इस Q का जो Q की जो भी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर पुट करिए, E की वैल्यू पुट करिए, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन मालूम हो जाएगा आपको, ये मालूम हो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन इनमें ट्रांसफर हुए थे, ताकि इनमें वो इतना चार्ज जो है वो क्रिएट हुआ होगा। ओके, एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें, चलिए एक और आ जाएगा, 13 भी आ जाएगा इसमें, 13, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, NaCl मॉलिक्यूल है भाई, NaCl मॉलिक्यूल इज बाउंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द सोडियम एंड द क्लोरीन आयंस। ओए एक NaCl है भैया, तो Na प्लस एंड Cl माइनस, मैं ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द सोडियम एंड द क्लोरीन आयंस when one electron of sodium is transferred to chlorine। तो ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चला गया। अब सिंपल सी बात है कि सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, बहुत अच्छी बात। फिर टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन द आयंस टू बी 2.75 into 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ओके, तो अब क्या कर दिया भाई, Na प्लस को और Cl माइनस को सेपरेट कर दिया, कितने पर 2.75 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर पर, ठीक है, इतने पर इसको सेपरेट किया हुआ है भैया। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है, आपको क्या करना है इसमें, अट्रैक्शन फोर्स फाइंड करना है। अरे यार कर लीजिएगा अब तो, ठीक है, क्या चार्ज मालूम हो गया होगा अब तो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव, बस सॉल्यूशन क्या है, देखो कॉन्सेप्चुअल बातें हैं सब, इनको क्या करना है कि इसने कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसको ट्रांसफर हुआ है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, जितनी नंबर्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उतनी नंबर्स में चार्ज क्रिएट होते हैं, ये जानते हैं हम, ठीक है, नहीं जानते हैं तो लेक्चर में जाइएगा और वहां पर पढ़िएगा ढंग से, ठीक है, समझ में आ जाएगा। एफ इक्वल के ई स्क्वायर, ओके, एंड डिवाइड आर स्क्वायर, फॉर्मूला यूज करिए, ये आर है अपनी, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। 14 क्वेश्चन, देखिए कितनी फटाफट क्वेश्चन हो गए, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जल्दी जल्दी। फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, मैं मतलब बोलता भी नहीं है ना, तो भी मैं ये करवाता हूँ, और कहाँ करवाता हूँ मैं, बोर्ड क्लासेस में, जहाँ पर मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ पे बोर्ड क्लास में ये तो क्वेश्चन कंपेयर करने के लिए जरूर देता हूँ। कंपेयर मतलब अब ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों में अपन कंपेयर कर सके कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है देन ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन अब क्या है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, ठीक है, मतलब आपको टू प्रोटॉन्स गिवन है, ठीक है, ये आर डिस्टेंस सेपरेशन है, ठीक है, इस पर Fe आएगा,
इससे क्या आएगा, एफ ई मिलेगा, एफ ई फाइंड करिएगा। अच्छा तुम लोग सोच रहे हो कि सर करवाएंगे ये भी, तो ये एमपी होगा, एमपी है ना, एमपी वो नहीं, मध्य प्रदेश नहीं है भैया अपना, एमपी क्या है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। और ये एमपी, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन जानते हो कि नहीं, है ना, नहीं तो चलो मैं लिख देता हूँ यार, तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है, 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ओके, ये इसका मास होगा, और वही सेपरेशन आ रहा है। क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स मास के बीच में ही लगता है ना, कहीं ऐसे नहीं चार्ज के बीच में लगाने बैठ जाओ, ठीक है, कोई है जो लगा भी देगा इनमें। चलिए करना ही क्या है, बस आपको एफ ई फाइंड करना है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर, एफ जी इक्वल टू जी एम पी स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर, वैल्यू पुट करना है, रेशियो निकालना है। आप देखोगे कि रेशियो, मेन टारगेट यहाँ पर रेशियो में जो पावर आएगी ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10⁻39, सो ऑलमोस्ट हो गया 38-39 के समथिंग होगी, इतनी ये पावर आने वाली है। और वो पावर जो भी आएगी, ठीक है, बस आपको आपको ये मालूम लगेगा कि Fe जो है वो ऑलमोस्ट, मैं लिख देता हूँ, ऑलमोस्ट 10⁻39 टाइम्स ऑफ Fg होने वाला है। यहाँ पर आपको g की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, g कितना होता है भाई, 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड kg स्क्वायर, ओके, ये आपको कर लेना है, हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, चलो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 15, फिर उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं आज के आज ही पूरे कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, हो जाएंगे ये सारे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, आज इनकी प्रैक्टिस करना, इनके आंसर निकालना, ठीक है, सोल्व करना इनको। ओके, सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स, सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, कोई अट्रैक्टिव, नेचर ही अट्रैक्टिव होता है न्यूक्लियर फोर्स का, तो ऑब्वियसली फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स व्हिच मे बी रिटन एज, ठीक है, मैं लिख देता हूं, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स, न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स is given as F equals C e to the power minus K R divide R square, ओके, देखो क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एप्रोप्रिएट SI यूनिट ऑफ C एंड K, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड SI यूनिट, ये फाइंड करनी है, ये फाइंड करनी है किसकी, ऑफ C एंड K, C एंड K की ये फाइंड करनी है भैया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है इसका, एक क्वेश्चन और गिवन है इसका बी, सपोज दैट K, if K is given one Fermi inverse, okay, and that repulsive electric force between the proton is just balanced by the attractive nuclear force when the separation is 5 Fermi, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कंडीशन गिवन है आपको, if Fe is equal to F nuclear, ओके, बैलेंस कर रहे हैं, बस इतना आपको मालूम हो गया, F न्यूक्लियर, यहाँ पर ये F न्यूक्लियर हो गया भैया, F न्यूक्लियर हो जाएगा ये। फिर क्या था, कहाँ गया क्वेश्चन, न्यूक्लियर फोर्स व्हेन द सेपरेशन इज 5 फर्मी, है ना, आर जो है वो क्या गिवन है, 5 फर्मी, ये गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, देखिए, तो ये दो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, बाकी कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा भैया, तो अब चलते हैं, सबसे पहले तो इस पर आ जाइए, डायमेंशनल फॉर्मूला,
ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए भैया, और क्या चाहिए, यूनिट ऑफ सी एंड के की यूनिट और आपको जाननी है। देखिए पहले तो आप एक बार फॉर्मूला लिखिए इसका, F इक्वल सी ए टू द पावर माइनस के आर एंड डिवाइड आर स्क्वायर। पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पर देखिए e टू द पावर जो भी, क्योंकि यहाँ पर k की कोई वैल्यू होगी, r की कोई वैल्यू होगी, जब पुट करोगे तो ये वैल्यू कांस्टेंट ही आएगी, है ना, दिस इज अ डिजिट नंबर। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ e टू द पावर माइनस के आर इज डिजिट नंबर। सो यहाँ तो इसके कोई डायमेंशनल नहीं होने वाली है ना, तो बचा क्या, सो F इक्वल सी डिवाइड आर स्क्वायर बच गया भैया। अब आपको सारा खेल जो है वो दिख रहा है, इजी हो गया। अब C की क्या चाहिए आपको, डायमेंशन। सो C इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर। सो C इक्वल बताइए M1 L1 T माइनस टू L2, तो C इक्वल कितना हो गया, M1 L3 T माइनस टू। ये लीजिए आंसर, ठीक है। क्या आ गया भाई, डायमेंशन फॉर्मूला। यूनिट, इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट देखिए यहाँ से न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये आ गई इसकी यूनिट आ गई भैया। अब अपन चलते हैं के लिए चलते हैं। मैंने कहा कि के डिजिट नंबर है यहाँ पर, सॉरी e टू द पावर माइनस के आर इज अ डिजिट नंबर, ठीक है। तो मतलब माइनस के आर इज ऑल्सो भी डिजिट नंबर। मतलब आप क्या कर सकते हो कि मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, वी नो के आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके भाई, डिजिट नंबर आएगा तो वो कांस्टेंट ही होगा, क्लियर। सो के इक्वल टू क्या हो गया, 1 डिवाइड आर। अब बताओ यूनिट, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए, या चलो यूनिट बता दो पहले, यूनिट ज्यादा बेटर रहेगा। यूनिट क्या हो गई भाई इसकी, मीटर इनवर्स हो गई। ओके, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या हो गया, m0 l-1 t0, ये लीजिए, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ओके, अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। थोड़ा सा मैंने इधर लिख दिया, अब ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार देखिए, इफ के इज वन फर्मी इनवर्स, एफ ई इक्वल है एफ न्यूक्लियर के, आर 5 फर्मी है, तो सी फाइंड करिए। देखो इस क्वेश्चन को है ना ध्यान से समझना, थोड़ा सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट तो क्या है, बस एक कैलकुलेशन आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, बी पार्ट, एफ ई इक्वल है किसके, एफ न्यूक्लियर। ओके, तो एफ ई तो कितना होगा, क्या है भाई, न्यूक्लियर मतलब प्रोटॉन, ठीक है। मतलब के क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू मीन्स क्यू स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर, क्लियर नहीं आता है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर। एफ न्यूक्लियर, सी ए टू द पावर माइनस के आर एंड डिवाइड आर स्क्वायर। तो देखिए आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो अब केवल क्या बच गया आपके पास में, क्यू स्क्वायर बच गया, सी ए टू द पावर माइनस के आर आ गया। ओके, आपको सी फाइंड करना है, मैं लिख देता हूँ सी इक्वल के क्यू स्क्वायर डिवाइड ए टू द पावर माइनस के आर। तो सी इक्वल के 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू की जो वैल्यू है, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम स्क्वायर, एंड डिवाइड e टू द पावर माइनस k इज 1 फर्मी इनवर्स, मतलब 1 डिवाइड 10 टू पावर माइनस 15 इंटू 5 फर्मी, मतलब 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 हो गए। तो ये और ये तो कैंसिल होने वाले हैं, e टू द पावर माइनस 5 बच जाएगा केवल। c इक्वल, है ना, सोल्व कर लेना भैया। देखो मैं एक चीज की वैल्यू बताऊंगा, बाकी आपको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9 इंटू 10 टू पावर 9, ठीक है। और आगे करना भी चाहो तो चलो 116 का स्क्वायर 2.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 38 डिवाइड ए टू द पावर माइनस 5 बचने वाला है। ओके, अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर बस ये नोटेबल पॉइंट है, ए टू द पावर माइनस 5 की वैल्यू जो है, ये मैंने अपने जो इंजीनियरिंग का जो कैलकुलेटर है कैलसी, ठीक है, उसमें मैंने ये सोल्व किया है, और ये सोल्व करने के बाद में ये वैल्यू मुझे मिली है 6.737, ऑलमोस्ट इतनी है, इंटू 10 टू पावर माइनस 3,
ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। अब आपको इसकी यहाँ पर ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। 9 इंटू 10⁻9 2.56, ठीक है। और कुछ तो नहीं है ना यहाँ पर इसका स्क्वायर का कोई सिस्टम विस्टम, ठीक है। चलिए 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2.56 इंटू 10⁻−38 एंड डिवाइड 6.737 इंटू 10⁻−3। अब आपको इसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है? यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, फिर भी मैंने कोई मिस्टेक नहीं की हो, नहीं तो ऐसे वर्मा नाराज हो जाएंगे। के गिवन है, ओके। अच्छा वो ओके अलग है। हाँ, ऐसे ये गिवन था। R5 फर्मी गिवन है। प्रोटॉन की बात थी, चलो प्रोटॉन था तो के क्यू स्क्वायर प्रोटॉन हो ही गया, के क्यू स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूले में आर स्क्वायर था। चलो ये कैंसिल हो गए, सही है। तो बस आपको ये सोल्व करना है, आगे का फर्दरली आगे और सोल्व करना है और हो जाएगा ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, इनकी नोट कर लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रजिस्टर में कोई भी नोटबुक लेके इन सॉल्यूशन को जरूर नोट करना है, आपके लिए एक बढ़िया मटेरियल बनने वाला है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो ढंग से देखो, नोट्स लिखो, और ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं मिलने वाले हैं। मैं मतलब बहुत सारी बुक को पढ़ता हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ी है, मैंने पहले भी बताया, मेरे को 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारी बुक छानी है मैंने, मेरी अलमारी भरी हुई है पूरी तरीके से, अलग अलग राइटर्स की बुक से भरी हुई है। मुझे मालूम है कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करवाना है, कौन से कॉन्सेप्ट को कब करवाना है, कैसे करवाना है, किस न्यूमेरिकल से उसको समझाना है, ये सब मुझे मालूम है। और उसी तरीके से मैंने यहाँ पर मेरे वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और अब आप अगर स्टेप वाइज अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं और फिर अगर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करने बैठोगे ना, अगर आपके पास बुक है, चलो मैंने आज तो 15 तक ही करवाया, आप खुद करके देखना आगे के क्वेश्चन, आप बोलोगे सर हमसे ही हो गए ये तो, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियोस को देखिए, कंप्लीट देखिए, लेक्चर्स पूरा लीजिए कंप्लीट, ठीक है, और नोट्स कंप्लीट करिए। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।